अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। कल हमने यूनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना देखा था परसों। तो आज हमने देखना है कि अगर हमने बाइनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना है अपने प्रोग्राम में तो वो कैसे करेंगे। बाइनरी ऑपरेटर्स कौन से हो सकते हैं? बाइनरी आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हो सकते हैं, इस तरह के कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो सकते हैं। हम बेसिकली इन 3 तरह के ऑपरेटर्स को देखेंगे और 2 और होंगे, उनको बाद में देखेंगे। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर जो यूनिटी ऑपरेटर हमने किए थे सर, वो अगर हम प्लस प्लस का एक ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं सर, हाँ। उसकी डाटा टाइप वो रिटर्न कर रही है, अगला हम वही प्लस प्लस का यूनिटी ऑपरेटर कर रहे हैं, उसकी डाटा टाइप है वाइड है, तो सर वो एरर दे देता है, वो ओवरलोड नहीं होते, दोनों प्लस प्लस की हैं दोनों। तो जाहिर है अगर आपने 2 फंक्शन यूज कर रहे हो, उन दोनों के पैरामीटर सेम है, उनका नाम सेम है, एग्जैक्टली सर सेम है, आप रिटर्न सर टाइप डाटा सिर्फ टाइप तो चेंज कर रहे हो। रिटर्न है। टाइप, डाटा नहीं, रिटर्न टाइप, ऐसा ही है ना? यस सर, रिटर्न टाइप, यस सर। हाँ। तो सेम नेम के अगर आपने फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज करने हो, कंपाइलर एरर देगा। अगर दोनों को यूज करना है तो हम उनको ओवरलोड करते हैं। ओवरलोड करने का तरीका सिर्फ पैरामीटर चेंज करने की हद तक है। हमने डिस्कस किया था अगर आप शुरू से सिर्फ रिटर्न टाइप चेंज कर दोगे उससे ओवरलोडिंग नहीं होगी, वो एरर ही होगा। अगर पैरामीटर और फंक्शन नेम सेम हो, सिर्फ आप रिटर्न टाइप चेंज करके अगर ये कंसिडर करो कि कंपाइलर दोनों को एक्सेप्ट करे, ऐसा नहीं होगा, कंपाइलर एरर देगा। तो सिर्फ सर फिर रिटर्न टाइप। हाँ, एक फंक्शन फिर ओवरलोड हो सकता है, एक ही फंक्शन होगा फिर ना। एक ही फंक्शन ओवरलोड हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल एक ही फंक्शन होगा। मैं आपको वो एग्जांपल दोबारा दिखा देता हूँ। ये वाली जो है, हमने यहाँ पे जो वाइड वाला था, अभी इसको हमने चेंज नहीं था किया, लेकिन प्लस में जो वाइड वाला लिखा था उसको हमने खत्म कर दिया था, क्योंकि जब हमने रिटर्न टाइप वाला ये फंक्शन लिख लिया तो हमें वाइड वाले की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, देखते हैं। अगर देखो ये जो फंक्शन है यहाँ पे, मैं अगर ऑब्जेक्ट के साथ प्लस प्लस के साथ इस फंक्शन को कॉल करवाता हूँ, जैसे यहाँ पे जस्ट इसके लिए मैं सिंपल ये स्टेटमेंट मेरे पास हो, तो इस स्टेटमेंट ओबीजे प्लस प्लस इसके अगेंस्ट ये फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे टेम्प ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी, टेम्प डॉट n1 में n1 की वैल्यू और टेम्प डॉट n2 में n2 की वैल्यू स्टोर भी हो जाएगी। हमारा काम क्या है, जहां मेन फंक्शन में लिखा हुआ है obj1 प्लस प्लस, उसके अगेंस्ट obj1 का n1 और n2 दोनों इंक्रीमेंट हो जाएं। हमारा काम इतना है, उस पोजीशन पे हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न होकर नहीं चाहिए। तो ये 2 स्टेटमेंट्स हमारा वो काम कर रही हैं। obj जिसके लिए फंक्शन कॉल हुआ है उसके डाटा मेंबर में इंक्रीमेंट कर रही हैं। बाकी ये सारा काम हो रहा है लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। आप कह सकते हो ये बाकी सारा काम यूजलेस है। कैसे यूजलेस है? n1 प्लस प्लस n2 प्लस प्लस इन्होंने ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर में इंक्रीमेंट कर दिया। अब यहाँ से रिटर्न टेम्प अपना डाटा रिटर्न लेके जा रही है वापस यहाँ पे, obj1 के लिए चेंजिंग हो गई। अब यहाँ पे टेम्प ऑब्जेक्ट आ गई, लेकिन ये एक यूजलेस है। मतलब मैं लिख दूं obj1, इस तरह एक स्टेटमेंट लिख दूं, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं हो। मतलब काम हो गया है। इसका मतलब वो एक फंक्शन जो है वो विदाउट असाइनमेंट ऑपरेटर उसके साथ भी काम करेगा और असाइनमेंट ऑपरेटर वाली स्टेटमेंट्स के साथ भी काम करेगा। आपको दोनों अलग फंक्शन बनाने सर की जरूरत वो नहीं है। आपने कहा था ना कि इनके डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी इंक्रीमेंट की तरह यूज करना है, वो मैंने इसलिए किया था, वो एरर आ गया था। यूज तो हो गया था लेकिन वो दोनों के डाटा टाइप सेम थी, इसलिए एरर आ गया। सर सेम ऑपरेटर पे आप डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट ऑपरेशन करना चाह रहे हो? यस सर। सही है। वो सेम फंक्शन नहीं हो सकते, आपको पैरामीटर में चेंजिंग करनी पड़ेगी। रिटर्न टाइप चेंज करने से दोनों यूज नहीं हो सकते। ओके। सर इसको स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। हमने शुरू में कहा था स्ट्रक्चर और क्लासेस में डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय डिफॉल्ट एक्सेसिबिलिटी के।
कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ऑपरेटर, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये सब कुछ जो क्लासेस में हमने करना है, ये सब कुछ आप स्ट्रक्चर्स की मदद से भी कर सकते हो। न्यूमरेशन में न्यूमरेशन में ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यस सर। इनुमरेशन में बाय डेफिनेशन तो होनी चाहिए। चेक हमने नहीं किया, लेकिन उसको चेक करने की जरूरत कभी पड़ी तो उसको भी देख लेंगे। चलें, बाइनरी ऑपरेटर्स हम डिस्कस कर रहे थे। बाइनरी ऑपरेटर्स मल्टीपल टाइप्स के हैं, हमने जिनको देखना है वो हैं अरिथमेटिक, रिलेशनल और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड। अब हमने जब यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड किया था, हमने पैरामीटर में कोई चीज नहीं थी दी। फंक्शन के पैरामीटर में हम कह रहे थे कि एक ही ऑब्जेक्ट होगी जो कि इस फंक्शन को कॉल करेगी। अब बाइनरी के लिए जब मैं उसको यूज करूंगा, मुझे दो ऑब्जेक्ट्स, एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स चाहिए। जैसे यहाँ पे obj1 obj2 है, obj2 को भी अगर मैं वैल्यू असाइन कर दूं, और 20 तो जो बाइनरी ऑपरेटर्स है उनको हम किस तरह यूज करते हैं, obj1 इक्वल्स obj1 प्लस obj2 इसी तरह यूज करते हैं ना। जैसे यहाँ कोई इंट का वेरिएबल है, इंट a इक्वल्स इंट a प्लस इंट b, इंट a इक्वल्स a प्लस b, इस तरह का कोई ऑपरेशन, मतलब दो वेरिएबल्स, दो ऑपरेंड हमें चाहिए होते हैं। तो बाइनरी ऑपरेटर जब हम क्लास के लिए ओवरलोड करेंगे तो उसके लिए भी हमें दो ऑब्जेक्ट्स चाहिए होंगी। अब जो हमने यूनरी ऑपरेटर्स के लिए फंक्शन कॉल लिखी थी obj1 प्लस प्लस, इस तरह की जो स्टेटमेंट थी, हमने कहा था कि ये स्टेटमेंट कॉल कर रही है उस यूनरी ऑपरेटर के फंक्शन को। अब बाइनरी की केस में ये स्टेटमेंट कॉल करेगी उस कंप्लीट फंक्शन को जो भी हम बाइनरी ऑपरेटर्स के लिए लिखेंगे। तो बाइनरी ऑपरेटर के लिए फंक्शन किस तरह होगा, हमें रिटर्न होके एक ऑब्जेक्ट चाहिए नंबर टाइप की, बाद में ऑपरेटर का कीवर्ड ये सेम होगा। अभी ओवरलोड करते हैं प्लस को। अब एक ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगी, दूसरी हमें अब चाहिए, दूसरी को हमने मैनेज करना है पैरामीटर के जरिए। तो मैं एक पैरामीटर में भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँ, एन नाम रख देते हैं। चलें, अब हमने रिजल्ट एक थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसमें रिजल्ट को करना है स्टोर। किसका रिजल्ट? दोनों ऑब्जेक्ट्स के सम का। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सम का क्या मतलब है? obj1 के पास भी दो डाटा मेंबर्स हैं इन टाइप के n1 n2, obj2 के पास भी दो हैं। तो मैं दो ऑब्जेक्ट्स को अगर सम कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि obj1 का n1 obj2 के n1 में ऐड हो, इसी तरह obj1 का n2 obj2 के n2 में ऐड हो। अब एडिशन की लॉजिक हम ये बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक थर्ड ऑब्जेक्ट लूंगा जिसपे मैंने रिजल्ट को स्टोर करना है। अब ये थर्ड ऑब्जेक्ट मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे मुझे रिटर्न होके एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि असाइन हो, फिर जो भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे लिखा होगा हमने ऑब्जेक्ट। जाहिर है बाइनरी ऑपरेटर्स हम सिंपल में अगर ये स्टेटमेंट लिख दूं obj1 प्लस obj2, तो इसके अगेंस्ट कोई फंक्शन परफॉर्म हो सकता है?
ये तो सिंपल यहाँ पे ऐसे ही है जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि obj1 सेमीकोलन, ये मैं लिख दूँ। अब यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा लेकिन किसी को असाइन ही नहीं हो रहा, तो हमेशा हम बाइनरी ऑपरेटर्स के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ काम करते हैं। तो मुझे रिटर्न होके ऑब्जेक्ट, ये टेम्प मैंने इसलिए क्रिएट किया ताकि मैं इसको रिजल्ट को स्टोर इसमें करके रिटर्न करवाऊं और वो रिटर्न रिजल्ट असाइन हो जाए। अब टेम्प के पास दो मेंबर्स हैं, टेम्प डॉट सी आउट तो करवा सकते हैं। सी आउट करवा सकते हैं, चूंकि ये यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट है तो इसको डायरेक्ट आप सी आउट भी नहीं करवा सकते। इन टाइप के वेरिएबल्स के लिए सी आउट ऑपरेटर्स का मीनिंग मौजूद है, लेकिन ये यूजर डिफाइंड इनके लिए अगेन अगर आप इनको सी आउट में करना चाह रहे हो तो सी आउट का ऑपरेटर भी ओवरलोड करवाना पड़ेगा, नहीं तो डॉट शो फंक्शन से इसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। जो आपको बताए थे जितने ऑपरेटर्स हमने करने हैं उनमें जो दो हैं वो यही हैं, एक सी आउट वाला और एक सी इन वाला। temp.n1 में हम स्टोर करने जा रहे हैं जी कॉलिंग ऑब्जेक्ट का n1 और जो पैरामीटर में आ रही है। आपने याद रखना है बाइनरी ऑपरेटर्स आप जितने भी करोगे उनमें जाहिर है दो ऑपरेंड्स होंगे, एक वो ऑपरेंड जो इस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे लिखा होगा, दूसरा वो जो ऑपरेटर के राइट साइड पे लिखा होगा। याद आपने ये रखना है ऑपरेटर के लेफ्ट साइड वाला ऑपरेंड हमेशा फंक्शन को कॉल करेगा, यानी कि ये obj1 ये इस प्लस ऑपरेटर के फंक्शन को कॉल कर रहा है। जो फंक्शन हमेशा ऑपरेटर के राइट साइड पे होगा वो जाएगा पैरामीटर में, यानी कि obj2 की वैल्यूज जा रही हैं n के पास। ये अब आपने याद रखना है। तो मैंने दोनों को सम करवाना है, obj1 के मेंबर और obj2 के मेंबर। obj1 चूंकि कॉल कर रहा है तो कॉलिंग ऑब्जेक्ट के मेंबर डायरेक्ट एक्सेस होते हैं n1 प्लस obj2 के मेंबर्स कॉपी हुए थे n के पास, तो n डॉट n1। इसकी समझ आ गई है? हाँ जी, कोई स्टूडेंट जिसको इस स्टेटमेंट की समझ ना आई हो रिपीट कर दें। हमने टेम्प एक ऑब्जेक्ट न्यू क्रिएट किया है, उसके n1 और n2 में हमने रिजल्ट स्टोर करना है obj1 obj2 के डाटा का। obj1 के पास हम कह रहे हैं n1 है n2 है, obj2 के पास भी n1 और n2 है। अब आपको बात मैं ये बता रहा हूं जो कि आपके याद रखने वाली है कि जब भी आप ये स्टेटमेंट लिखोगे, ये फंक्शन आपको डिमांड कर रहा है दो ऑपरेंड्स, एक तो इस फंक्शन को कॉल करेगी ऑब्जेक्ट, दूसरी आएगी इसके पैरामीटर में। तो कौन सी ऑब्जेक्ट कॉलिंग ऑब्जेक्ट होगी और कौन सी पैरामीटराइज्ड होगी, ये आपने याद रखना है कि ये जो ऑपरेटर है प्लस का, इसके जो लेफ्ट साइड वाली ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कॉलिंग ऑब्जेक्ट होगी, जो इस ऑपरेटर के राइट साइड वाली ऑब्जेक्ट है वो हमेशा पैरामीटर में जाएगी। यानी कि obj1 इस फंक्शन को कॉल कर रही है, obj2 जा रही है n के पास, तो obj2 के सारे मेंबर्स n1 और n2 ये n के पास कॉपी हो गए। अब हमने टेम्प में रिजल्ट को करना है स्टोर, temp डॉट n1 इसमें रिजल्ट स्टोर करना है obj1 का n1 और obj2 का n1। obj1 कॉलिंग है, इसका मेंबर डायरेक्ट एक्सेस होगा n1, और obj2 इस n के पास आई है तो इसका मेंबर n के रेफरेंस से एक्सेस हो जाएगा। अब समझ आ गई है? यस सर। चलें, इसी तरह हम काम करेंगे temp डॉट n2 का, इसमें रिजल्ट स्टोर करेंगे कॉलिंग ऑब्जेक्ट का n2 प्लस पैरामीटर वाली ऑब्जेक्ट का n2। जब ये रिजल्ट स्टोर हो गया टेम्प के पास, हमने अब टेम्प को करवा देना है रिटर्न टेम्प। तो यहां पे मुझे ये बताएं n1 के पास क्या वैल्यू होगी? 5 एग्जैक्टली। n डॉट n1 के पास क्या होगी? 15 प्लस 5 20। यानी कि टेम्प के n1 के पास 20 वैल्यू सेव हो गई। ठीक, अब n2 के पास क्या वैल्यू है यहाँ पे? 10। n डॉट n2 के पास क्या वैल्यू है? n डॉट n2
20 20 प्लस 10 30 30 वैल्यू स्टोर होगी टेम्प डॉट n2 के पास, यानी कि n1 के पास 20 और n2 के पास 30 वैल्यू। तो यहाँ पे ये वैल्यू, सर हाँ जी सर जितने मेंबर्स होंगे उसको बताना पड़ेगा कि इतने मेंबर, मतलब एक और मेंबर ऐड करें ऊपर। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या लॉजिक बनानी है। मिसाल मैंने दी थी, मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर यहाँ पे, ये तो अभी एग्जांपल कर रहे हैं ना, मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट होती, क्लास होती, मैं स्टूडेंट के लिए मेंबर्स डाटा ले रहा हूँ कि स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट के मार्क्स हैं, स्टूडेंट की एज है, स्टूडेंट का नेम है, 4 मेंबर्स मैंने लिए हुए हैं डाटा। मैं चाह रहा हूँ कि जब इंक्रीमेंट हो तो सिर्फ मार्क्स में इंक्रीमेंट हो, मैं कोई से 2 स्टूडेंट्स के अगर उनको ऐड करवाऊँ ऑब्जेक्ट को, तो मैं फंक्शन के अंदर सिर्फ मार्क्स के डाटा को ऐड करवा लूंगा। समझ आ रही है ना? ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने जितने पॉसिबल मेंबर्स हैं उनमें से कितनों पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। आपकी मर्जी है सब पे करवा लो या आपकी मर्जी है किसी एक पे करवा लो, ठीक है? ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने हर एक मेंबर पे ही ऑपरेशन करवाना है। ये आपने अपनी लॉजिक बनानी है, आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। हमने यहाँ पे नंबर की क्लास ली हुई है, हम ये कंसिडर कर रहे हैं हमने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो इन दोनों डाटा मेंबर पे करवाना है, n1 और n2 पे, तो हम दोनों पे चेंजिंग करते जा रहे हैं। अगर मैं चाहता कि सिर्फ n1 में चेंजिंग करवाऊं तो मैं जस्ट n1 में वैल्यू अपडेट करता, n2 को मैं चेंज ही ना करता, उसको एज इट इज रहने देता। ठीक है? यस सर। तो यहाँ पे टेम्प अपने n1 यानी कि 20, n2 में 30 लेके वापस आ रही है इस स्टेटमेंट पे। यहाँ से ही वैल्यूज असाइन हो रही हैं obj1 को, यानी कि टेम्प का n1 n2 आ जाएगा obj1 के n1 n2 के पास। अब obj1 को अगर मैं शो करवाऊं तो क्या मुझे सम का रिजल्ट मिल जाना चाहिए क्या नहीं? मिल जाना चाहिए। अब हमारे पास वही रिजल्ट आना चाहिए, अगर तो हमारी लॉजिक सारी ठीक है, वही रिजल्ट आना चाहिए जो कि असल में इन दोनों सम के रिजल्ट का होना चाहिए। चलें जी, obj1 के लिए n1 की वैल्यू 20, n2 की वैल्यू 30। समझ आ गई ये कैसे वर्क कर रहा है? यस सर। इसी तरह सर आपने मेरा क्वेश्चन है, हाँ जी ये डॉट शो के ऊपर ये 2 ऑब्जेक्ट आपने ऐड करवाए हैं और obj1 में उन्हें रखवाया है। इधर बिल्कुल, अगर हम तीसरा भी लें obj3, हाँ जी आपने बोला ना ऑपरेटर के राइट साइड वाली वो पैरामीटर में जाती है, तो ऊपर हमें फिर 2 पैरामीटर बनाने पड़ेंगे। वो सॉरी ये यहाँ नंबर n है ना, हाँ तो उसके आप साथ फिर यहाँ एक पे और इसके साथ कह रहे हो, इसके साथ एक और मैं ऑब्जेक्ट को ऐड करूं? जी नहीं, हमें एक्स्ट्रा ऊपर ऐड नहीं करवानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ obj, बल्कि उसी के साथ कर लेते हैं। मैं एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ, प्लस obj1 को दोबारा ऐड करवा देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन हमारा अभी यही रहेगा, इसी ने सारे जितने भी ऑपरेशन होंगे परफॉर्म करवाने हैं। होगा क्या, आपको पता है अगर ऑपरेटर्स एक ही स्टेटमेंट में एक से ज्यादा ऑपरेटर्स आ जाएं तो एसोसिएटिविटी वर्क करती है, ऐसा ही है ना? पहले प्रेसिडेंस होती है, अगर सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर हो तो एसोसिएटिविटी, तो प्लस ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट पे जो पहले आ रहा है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो पहले obj1 और obj2 के लिए ये फंक्शन कॉल होगा, रिजल्ट लेके टेम्प की ऑब्जेक्ट वापस आएगी, इस स्टेटमेंट पे आ जाएगी। फिर न्यू स्टेटमेंट क्या बनेगी कि टेम्प प्लस obj1, फिर ये स्टेटमेंट, इसके लिए दोबारा ये फंक्शन कॉल होगा। यानी कि जितनी दफा आप ऑपरेटर लिखोगे उतनी दफा ये फंक्शन कॉल होगा। एंड पे जो आखिरी रिजल्ट होगा
जब यहाँ पे इसके बाद एक और टेम्प रिटर्न होगा तो टेम्प यहाँ पे आ जाएगा, वो टेम्प फिर अकेला होगा, वो असाइन हो जाएगा obj1 को। ओके सर, आ गया समझ। ठीक है, अब अगर आप ये चाह रहे हो कि जैसे ये स्टेटमेंट है, आपने क्वेश्चन किया था अगर इसको सी आउट के अंदर लिखें तो क्या होगा, आप में से किसी ने क्वेश्चन किया था। तो अब देखो यहाँ पे रिटर्न होके एक ऑब्जेक्ट आ रही है, आपने सी आउट, जो सी आउट ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है सी आउट का, सी आउट एक ऑब्जेक्ट का नाम है। तो इस ऑपरेटर को ये पता है कि अगर मेरे पास डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग आएगी उसको मैंने प्रिंट करवाना है, या मेरे पास जो बिल्ट इन डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स हैं, इंट हो गया, फ्लोट, स्ट्रिंग, वो आए तो मैंने उनकी वैल्यूज प्रिंट करवानी है। बिल्ट इन वेरिएबल्स या एस्केप सीक्वेंसेस या फिर एक स्ट्रिंग। इसको ये नहीं पता कि अगर यूजर डिफाइंड कोई ऑब्जेक्ट आ गई तो उसके लिए मैंने कैसे वर्क करना है। जैसे हम ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं कि ऑपरेटर्स का कंपाइलर को नहीं पता कि यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट के पास मल्टीपल टाइप्स का डाटा है, तो मैंने उनको ऐड करवाना है। जब यूजर ऐड करवाए तो वो मैंने किस तरह एडिशन करनी है। इसी तरह कंपाइलर को ये भी नहीं पता कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सी आउट करवाना है तो वो किस किस मेंबर को सी आउट करवाना है और किस तरह सी आउट करवाना है। जाहिर है यहाँ एक टेम्प ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आएगी ना, तो ये स्टेटमेंट बनेगी सी आउट टेम्प, तो वो एक ऑब्जेक्ट, उसको कंपाइलर को नहीं पता, उसके लिए भी आपको यहाँ पे ओवरलोड करवाना पड़ेगा। तो अगर आप इसको डायरेक्ट सी आउट करवाना चाह रहे हो तो ये कंप्लीट, यहाँ पे कंप्लीट ऑब्जेक्ट आ रही है, मैं इस सारे को डॉट करके शो करवा सकता हूँ। फिर क्या होगा, पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे रिटर्न होके ऑब्जेक्ट आएगी, जो रिटर्न होके आएगी डॉट शो, उसका डाटा फिर डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। यहां तक समझ आ गई जी सबको? यस यस सर। चलें, अभी हमने एडिशन का, प्लस का ऑपरेटर ओवरलोड किया। अगर अरिथमेटिक, अब जितने भी ऑपरेटर्स हैं आप उनको इजीली ओवरलोड कर सकते हो। जी, कुछ पूछा किसी ने? चलें, अब अगर मैंने माइनस को ओवरलोड करना है, अब सिंपल कॉपी पेस्ट, जिसके आप वैसे ही माहिर हो। सर इंट के लिए इसकी डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं किसी ऑपरेटर की? इंट के लिए किसी ऑपरेटर की डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे मतलब अगर इंक्रीमेंट हो रहा है वो 2 से इंक्रीमेंट हो इंट हाँ, में, बिल्कुल कर सकते ये हैं, कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हो, जैसे मर्जी करो। अब फर्ज करो मैं यहाँ पे मैंने ऑपरेटर ऊपर रखा हुआ है कि जब ऑपरेटर ये जस्ट बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट के साथ ये वाला ऑपरेटर यूज होगा तो इस फंक्शन ने कॉल होना है, ये तो पता चल गया। अब इसके अंदर आप जो करते हो ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं नहीं यहाँ सर, कर इंट देता के हूँ, लिए इंट मेंबर ही है ना ये, n1 इन्हीं की बात कर रहे हो ना? नहीं सर, ये तो वो ऑब्जेक्ट है ना, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, प्री उनके डिफाइंड टाइप वो के। उनको चेंज नहीं कर सकते, उनको नहीं चेंज कर सकते। तो उनको, क्योंकि वो बिल्ट इन बन चुके हैं, अगर आपने उनको ओवरलोड करना है तो उनके पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे। उनके पैरामीटर आप कैसे चेंज करोगे? ओवरलोडिंग सिर्फ पैरामीटर को चेंज करने से हो सकती है। तो जो बिल्ट इन ऑपरेटर्स हैं उनकी, उनके फंक्शन को रीडिफाइन नहीं कर सकते आप। यहाँ पे अच्छा एक मिसाल देने लगा था मैं, यहाँ पे अगर माइनस कर दूं, अब ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो इस फंक्शन ने कॉल होना है, लेकिन यहाँ पे आप ऑपरेशन क्या करवा रहे हो, n1 माइनस n डॉट n1, यानी कि 5 माइनस 15 माइनस 10, और ये भी माइनस 10, तो आपको रिजल्ट मिलेगा माइनस 10। अब ये क्या है, ये लॉजिकल एरर है।
अब कंपाइलर आपको ये नहीं कहेगा कि आपने यहाँ प्लस लिखा है तो यहाँ पे ये क्यों कर दिया है। कंपाइलर को बस इस चीज से कंसर्न है कि जब आप फंक्शन को कॉल करो तो किस तरीके से कर रहे हो और उसके अगेंस्ट कौन सा फंक्शन कॉल करना है मैंने। -10 तो आप अपनी मर्जी से जो चाहो आप ऑपरेटर्स के साथ कर सकते हो। यूजर डिफाइंड के लिए इनके जो मीनिंग आप रखना चाहो, प्लस को यूज करके माइनस का ऑपरेशन करवा लो, मल्टीप्लाई को यूज करके डिवीजन का ऑपरेशन करवा लो, जो मर्जी आप चाहो करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पे अब सारे सर ऑपरेटर एक क्वेश्चन है जी जी सर, ये जो भी आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेटर के साथ, ये आप सिर्फ इन टाइप पे कर रहे हैं, हाँ, एक स्ट्रिंग की एग्जांपल दे दें। स्ट्रिंग की मैंने वही कहा है कि ये सारा आपकी रिक्वायरमेंट है। अब स्ट्रिंग पे जाहिर है मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, डिवीजन नहीं हो सकती, स्ट्रिंग पे सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, एडिशन हो सकती है। स्ट्रिंग पे एडिशन हो सकती है। उससे क्या होगा, अगर आप दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स को ऐड करो तो वो कंकैटिनेट हो जाते हैं। तो कंकैटिनेशन, अगर एक क्लास में स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, उसको आप चाह रहे हो कि यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट उसकी बना के मैं अगर ऑब्जेक्ट्स को ऐड करूं तो बेसिकली उनकी स्ट्रिंग्स में कंकैटिनेशन हो जाए, वो आप परफॉर्म करवा सकते हो। सिंपल इस तरह जिस तरह हम एडिशन करवा रहे हैं इन टाइप के वेरिएबल्स में, यही स्टेटमेंट्स आएंगी सेम। n1 की टाइप अगर फर्ज कर लो स्ट्रिंग टाइप हो, सेम यही स्टेटमेंट से वो फिर कंकैटिनेट हो जाएगा। सर लेकिन कंकैटिनेशन आंसर जो हमें मिलेगा, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि दो ऑब्जेक्ट हों, एक के अंदर हम फर्स्ट नेम लें और सेकंड के अंदर सेकंड नेम ले लें, लास्ट नेम जैसे कहते हैं हम, हाँ, तो उन दोनों को ऐड करके पूरा नाम, जैसे मेरा मोहम्मद सुलेमान नाम है, तो ऐसे मोहम्मद सुलेमान पूरा वो एक आंसर मिले मुझे उस तरह। वही आएगा ना, वही आएगा। दो ऑब्जेक्ट को जब ऐड करोगे, फर्ज करो कॉलिंग ऑब्जेक्ट के पास सलमान नाम है, पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट के पास दूसरा सेकंड नेम है, तो जब आप इस फंक्शन को कॉल करवाओगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा वो दोनों की कंकैटिनेशन का मिलेगा। फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम कंकैटिनेटेड होके मिलेंगे आपको। ओके। अभी ये कंप्लीट करके एक जल्दी से उसकी भी एग्जांपल एक देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डिक्लेरेशन दे दी है, चार ऑपरेटर सारे, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी। इनकी डेफिनेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इस फंक्शन को कॉपी कर रहा हूँ और 3 दफा पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे डिवीजन के लिए मुझे ये ऑपरेटर चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, और यहाँ पे ऑपरेटर चेंज कर देना। इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ सब्ट्रैक्शन आ गई। तो अब चार फंक्शन मैंने लिख लिए हैं। मैं अब अपनी ऑब्जेक्ट के साथ अरिथमेटिक जो है, अगर मैं मॉड का ऐड करना चाहूँ मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन उसकी अभी कोई मतलब कोई लॉजिक सेंस नहीं बन रही। करना चाहो तो बेशक कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं अगर माइनस करूँ ऑब्जेक्ट के साथ, मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँ, जो काम करना चाहूँ कर सकता हूँ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अब वो भी आपको समझ आ गई कि अगर ऑपरेशन एक से ज्यादा परफॉर्म करवाएं, जैसे मैं यहाँ पे कर दूं ये प्लस है, मैं यहाँ पे कर दूं obj1, फिर मल्टीप्लाई कर दूं obj2, तो ये किस तरह वर्क करेगा, जितनी दफा ऑपरेटर यूज करोगे उतनी दफा फंक्शंस कॉल होंगे। जब जाहिर है अब मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस हाई है तो पहले ये कॉल होगा, इसके रिजल्ट के पास फिर ये दोनों, इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, उसके बाद फिर ये कॉल हो जाएगा, इसके बाद जो रिजल्ट आया होगा उसके साथ ये फिर माइनस हो जाएगा। ये इस तरह वर्क करेगा। तो ये अब चीजें आपको पता है कि आपको पैरामीटर में चेंज नहीं करना पड़ेगा, बस वो फंक्शन दोबारा बार बार कॉल हो जाएगा। क्लियर है जी सबको यहाँ तक? Yes, sir.
ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ इस सबको कॉपी कर रहा हूँ, एक फंक्शन बना रहा हूँ प्रोग्राम string डॉट cpp। यहाँ मैं कर रहा हूँ string str। स्ट्रिंग के साथ आपको पता है एक ही ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है और वो प्लस का है। मैं बाकी सबको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। हमें इसके लिए कंस्ट्रक्टर की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग के पास बाय डिफ़ॉल्ट ही एक एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यू होती है, तो ये कंस्ट्रक्टर यहाँ से भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। सेट के लिए एक स्ट्रिंग, सर जी सर इस पे हम लाइब्रेरी फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं, इस पे ये ऑब्जेक्ट में, मसलन वो जो कंकैटिनेशन वाले फंक्शन थे स्ट्रिंग डॉट एच में। बिल्कुल हो सकते हैं। अगर वो करेक्टर टाइप की अरे पे आप ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हो तो जाहिर है उसकी कंकैटिनेशन के लिए आपको सिंपल प्लस ऑपरेटर से नहीं होगा, उसके लिए फंक्शन यूज करने पड़ेंगे। ऑब्जेक्ट पे कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट पे नहीं ना कर सकते, ऑब्जेक्ट सेम वो फंक्शन भी डिफाइंड है बिल्ट इन डाटा टाइप, बिल्ट इन स्ट्रिंग के लिए। ऑब्जेक्ट के लिए उन फंक्शंस को भी ओवरलोड करना ही पड़ेगा उस ऑपरेटर को। चलें, अब इनको भी रिमूव कर देते हैं। यहाँ मैं obj1 में सेट करता हूँ अली और obj2 में सेट करता हूँ रजा। obj1 इक्वल्स obj1 प्लस obj2। अब हमारे पास दोनों स्ट्रिंग की कंकैटिनेशन का रिजल्ट आएगा obj1 obj2। इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इस फंक्शन को दोनों स्ट्रिंग कंकैटिनेट होंगी और रिजल्ट आ जाएगा obj1 के पास। अब इसको रन करके देखो, ये जी कंकैटिनेटेड अली रजा एक स्ट्रिंग आपको शो हो रही है। ये चीज मैं कह रहा था कि स्ट्रिंग भी आप कंकैटिनेशन कर सकते हो। तो सबको क्लियर है जी? सर हाँ जी, मतलब ये दरमियान में एक स्पेस, मैं सिर्फ वो ट्राई कर रहा था, ये तो हो गया था मेरे से भी। स्पेस अगर देनी है तो उसके लिए आपको एक और स्टेप करवाना पड़ेगा। यूजर डिफाइंड के लिए आप प्लस के साथ, अब ये फंक्शन इस तरह डिफाइंड है कि इसके लिए लेफ्ट ऑपरेंड भी एक यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट है और राइट ऑपरेंड भी एक यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। अगर आपने यहाँ पे एक लेफ्ट ऑपरेंड यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो और राइट ऑपरेंड हो एक स्ट्रिंग वेरिएबल, उसके लिए उस फंक्शन को इस फंक्शन को दोबारा ओवरलोड करना पड़ेगा। हमारा कल का टॉपिक यही है, अगर आपने लेफ्ट या राइट साइड वाले ऑपरेंड चेंज करने हो तो कैसे करेंगे। अभी हमने जो प्रोग्राम किए हैं वो इस तरह हैं कि उसमें लेफ्ट साइड वाला ऑपरेंड भी यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट है और राइट साइड वाला ऑपरेंड भी यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। फर्ज करो मैं अगर ये चाह रहा हूँ, जैसे मैं इस नंबर वाले प्रोग्राम में ही अगर देख लूँ, मैं अगर ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे obj1 प्लस 2 करूँ मैं, या obj1 प्लस 3, इस तरह कोई नंबर ऐड करूँ, या 3 प्लस obj1, इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊँ तो कैसे वो होगा, क्या होगा या नहीं होगा, ये चीज़ हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हाँ जी, सबको क्लियर है जी? Yes, sir. अभी हमने अब आप अगर
ये सारी चीजें डिटेल में नहीं भी देखना चाहते ना देखो, ये याद रख लो यूनरी ऑपरेटर्स किस तरह आपने यूज करने हैं और बाइनरी ऑपरेटर्स किस तरह यूज करने हैं। अभी ये बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर सारे इस प्रोग्राम में यूज होंगे, आप इनको देख लो बस। बाद में फिर रिलेशनल ऑपरेटर आ जाएंगे और आ जाएगा कंपाउंड असाइनमेंट। आप बस इनको देख लो कि यूज कैसे करना है और डिफरेंट तरीकों से वो करने वाला अगर आप ना भी करो, ये एक प्लस पॉइंट है बस कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अगर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो या नहीं करना चाहो तो कैसे करोगे वगैरह। ठीक है जी, Yes, sir. चलें जी, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.